विपिन ठाकुर जी को प्लीज सर आप मंच पर आएं और साथ ही ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा जी आप भी प्लीज मंच पर आएं और सबसे पहले सीएम साहब का स्वागत करें, सम्मान करें। आज ये सेशन इस मंच शिमला का सबसे खास है और इस सेशन में खुद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मौजूद हैं और सबसे पहले सीएम साहब का स्वागत, सम्मान हिमाचल की संस्कृति के साथ, हिमाचल की पहचान के साथ और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू होगा। चूंकि नजरें आज के इस खास सेशन पर सबकी टिकी हुई थी और इस सेशन का वक्त अब आ चुका है। जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं आज खुद वो इंडिया न्यूज के मंच शिमला में मौजूद हैं और आज जनता के सवालों के साथ सीधा सामना उनका होगा इंडिया न्यूज के इस मंच के माध्यम से। जोरदार तालियां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए। और अब हम सेशन की शुरुआत करेंगे। इस सेशन को होस्ट करेंगे अनुराग शर्मा, हमारे ब्यूरो चीफ। अनुराग, प्लीज ओवर टू यू। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ के कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम हिमाचल की तरक्की की जब हम बात करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि लगातार आपदाएं भी आईं और बहुत मुश्किलों का आपका ये 3.5 साल का सफ़र रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं, कैसी चुनौतियां आपको लगातार इन 3.5 साल में आई और अगली 1.5 साल की अगर हम बात करें तो आप किस तरह से पूरे अपने कार्यकाल को देखते हैं? राजनीति में चुनौतियां तो आती है जी, और राजनीति चुनौतियों को कहते हैं। निश्चित रूप से 3.5 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सबसे बड़ी चुनौती जो हमने अपने कार्यकाल में देखी वो जुलाई अगस्त में जब प्रदेश में सबसे बड़ी इतिहास की आपदा आई। जी, तकरीबन 700 लोग हमें छोड़कर चले गए और 23,000 घर जो पूर्णतः नष्ट हो गए या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। 75,000 पर्यटक कुल्लू में फंसे हुए थे। जी, सरकार ने उस चुनौती का सामना किया। उस चुनौती को पार करके हमने पर्यटकों को बाहर निकाला और जो आपदा में 23,000 घर आंशिक रूप से टूटे थे और या पूर्णतया नष्ट हो गए थे, उन घरों को बसाया। आपदा राहत का जो पैकेज प्रदेश सरकार ने जो हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों को दिया जी, वो हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा पैकेज था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है। जी, उसमें 1,30,000 तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आता है और 20,000 जो टॉप अप होता है सरकार डालती है। हमने कहा कि 1.5 लाख में कैसे घर बनेगा जी, और बड़ी मेहनत से हिमाचली जो है एक पक्का घर बनाते हैं, अपने रहने का आशियाना बनाते हैं। रातों रात वो आशियाना आपदा में बह जाए, पीने के पानी का गिलास ना बचे, बच्चों की पढ़ाई की किताबें ना बचे, ऐसी स्थिति में निपटने के लिए हमने 7.5 लाख रुपए का पैकेज दिया। और इस वर्ष आपदा तो कम आई है, बारिश कम हो रही है क्योंकि अल नीनो का इफेक्ट है और जहां भी आपदा आई हमने 7.5 लाख रुपया आपदा प्रभावित परिवारों को दिए। मुख्यमंत्री जी, हमने आज बीजेपी के भी कुछ नेता यहाँ पे बुलाए थे। वो कहते हैं कि 7.5 लाख की बात तो मुख्यमंत्री जी जरूर करते हैं, परंतु सभी की अगर हम बात करें तो वो उतना अनुदान जो है वो उन लोगों को नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि कुछ छूट गया या आगे भी ऐसी संभावनाएं हैं कि कुछ लोगों की जो मदद है वो रह गई हो जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? विपक्ष कुछ ना रास्ता भटक चुका है। जी, विपक्ष का काम क्या रह गया? विरोध करना। जी, सबसे ज्यादा आपदा आई सिराज में बिल्कुल, और सबसे ज्यादा पैसे बांटे हमने वहां। जी, तो ये जो जब रास्ता भटक जाते हैं जब विपक्ष वाले, तो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, बिल्कुल, तथ्यों के साथ नहीं कहते। ऐसे प्रभावित परिवार जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4 लाख की मिली है, जी, जब तक वो 4 लाख खर्च नहीं करेंगे तब तक उनको 3 लाख सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं होती। नहीं, सेकंड भी मिल गई, कई जगह थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तो ऐसे बयानबाजी करने से पहले उदाहरण प्रस्तुत करते तो अच्छा होता। विधानसभा में भी आके उठ के आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, फिर बोलते पढ़े लिखे आप ही है। भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो कर्मयोगी है, कर्म किया
और उसके बाद हमको पता, क्योंकि बजट देना है मैंने, पैसा देना है मैंने, तो मुझे लग जाता है। तो आगे बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ा सा इनको, जो विपक्ष वाले हैं जब आते हैं तो सच जरूर पूछा करें कि जो चीज़ मिली है उसका विरोध ना करें, और जो चीज़ नहीं मिली है उसमें हमारा साथ दे। जैसे कि 1500 करोड़ रुपया मोदी जी का नहीं मिला है, हमारे साथ चले। अच्छा, अब जब आपने 1500 करोड़ की बात कर ही ली है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी 41,000 करोड़ रुपए ले जा चुके हैं अभी तक, जो बीजेपी या विपक्ष हमेशा ये कहता है कि सुखविंदर सुख पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 साल के कार्यकाल में ही 41,000 करोड़ ले लिया है, उसके बावजूद जो है अब और 2 साल बचे हैं, 1.5 साल बचा है, तो उसमें और ज़्यादा लेंगे, तो उसको आर्थिक संकट की स्थिति में, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष हमेशा इस बात के लिए मुखर है कि आपको आर्थिक संकट की मजबूरी हमेशा रहती है, लोगों को 9-9 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 5 तारीख को तनख्वाह मिलती है, किसी को HRTC के जो लोग हैं उन लोगों को कई बार तनख्वाह के लिए देखना पड़ता है। क्या लगता है सर आपको कि क्या ऐसा है, या कोई एक ऐसा रोड मैप है जिससे आप अगले जो है 2032 या 2035 तक आप चाहते हो कि अगर मैं दोबारा रिपीट हुआ तो मैं इन चीजों को लेकर जाऊंगा? शब्दों से पैसा नहीं मिलता है जी। 41,000 करोड़ रुपए मिल गए। हम फेडरल स्ट्रक्चर्स के एक अंग है, एक राज्य है, और पिछले 41,000 करोड़ मुझे नहीं मिले, पिछले कई सरकारों को मिलते आते हैं, जो बजटेड होता है। बिल्कुल, जो बजटेड हो तो मिलना है। आप भी होंगे मुख्यमंत्री तो आपको भी मिलेगा जी और रूटीन्स की बजट है। ये कहना कि 41,000 करोड़ मिल के गलत बात है। जी। NDRF SDRF का जो है, आपदा आए या ना आए वो हमें मिलेगा ही। बिल्कुल। जैसे कि हमको जून में मिलती है 193 करोड़ मिलते हैं, दिसंबर में मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। पूरे हिंदुस्तान के राज्यों को जो हमारे टैक्सेस कलेक्ट होता है उसका एक पार्ट आपदा में रहता है और आपदा के पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और कौन सा 41,000 करोड़ रुपये मिला? आपदा प्रभावित के लिए पैकेज PDNA होता है। जी। आपदा आती है, आपदा के बाद केंद्र की टीम आती है, केंद्र की टीम स्टडी करती कि हिमाचल प्रदेश को इतना नुकसान हुआ। केंद्र की टीम 23-24 में आई, कहा हिमाचल प्रदेश को 9300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जी। राइट, बिल्कुल। आपदा, और उन्होंने किया। उस PDNA का हमें सिर्फ 1500% मिला, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए मिला, जिसमें 1500 करोड़ भारत सरकार देती है और 25% हमारा अंश होता है। तो 25% हमने डाला। बिल्कुल। कब मिला? जब चोट लगी तब दवाई नहीं मिली, मरहम लगाने तो आप ये कह रहे हैं कि 1500 करोड़ आपको अभी तक नहीं मिला है? वो मिला 1.5 साल बाद, जब उसकी कीमत भी 1500 की भी घट के कितनी रहेगी, डेप्रिसिएशन होगी ना। जी। फिर आपदा फिर आई 25-26 में, उसी के बराबर की आपदा थी, फिर आई। फिर उन्होंने आकलन किया 8300 करोड़ का, उन्होंने आकलन किया PDNA जी। और उसके बाद वो उन्होंने अभी 1500 करोड़ रुपए देना, जिसमें 500 करोड़ रुपया हमारा है। और ये कहना कि पैसा वहाँ लगा दिया, मेरे को लगता है कि इनको समझना चाहिए पहले। पैसा स्कीम बेस्ड होता है। अगर रोड्स के लिए आएगा केंद्र के बजट का अंश, तो रोड में ही खर्च करना पड़ेगा, उसका वो करेगा। यही तो बीजेपी आरोप लगाती है कि आप इधर का पैसा उधर लगा देते हैं, इस वजह से हम जो है वो पैसा नहीं दे पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो कहना है। मेरे को लगता है ये आरोप वो लगाते हैं जो मंत्री और मुख्यमंत्री रहे, जिनको मंत्री है। अब तो केंद्र सरकार ने सबके हाथ बंद कर दिए। जी, आपको बताना चाहता हूँ, अब जो पैसा आता है वो SNA स्पर्श में आता है। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए SNA स्पर्श रखा है, और उसी में आता है, जितना खर्च करोगे उतना पैसा मिलेगा, उसके बाद उसी के अकाउंट में चले जाता है। बिल्कुल, महज नारों से नहीं है बात बनेगी। आंकड़े बताइए, विधानसभा में हम तो हमेशा बोलते हैं आंकड़े बताइए, आंकड़े कहाँ बताएंगे? बीजेपी का एक काम है, जितना मर्जी बोलो, सोशल मीडिया पर झूठ चलाओ, झूठ चलाते रहो। एक सोशल मीडिया की टीम बैठी हुई है और झूठ बोलती रहेगी। जी, मुख्यमंत्री को गाली दो, जो बिके हुए MLA यहाँ से गए हुए उनको बैठा दिया हुआ, वो डरे रहते हैं, तो वो बेचारे हर कुछ अनंगल बयानबाजी देते हैं। जी, तो ये सोशल मीडिया पर ना जाइए, व्यक्तिगत में जाइए। जी, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, मैं बताना चाहता हूँ, RDG मिली। जी,
आरडीजी हमारा एक राइट है, 1952 से प्रदेश सरकार को हम मिलती आ रही है। जी जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री तो 15th फाइनेंस कमीशन के 2 साल वीरभद्र सिंह जी के थे, 3 साल उनके थे। बिल्कुल। केंद्र सरकार ने उन्हें एक किश्त एक्स्ट्रा दी, कोरोना था। जयराम ठाकुर जी के समय 47,000 करोड़ रुपया आरडीजी का मिला। कितने का मिला? 47,000 करोड़ रुपया आरडीजी का मिला। फिर जीएसटी आ गया 17 में। हमें भारत सरकार ने आंकलन किया कि जीएसटी से राज्य सरकार को तकरीबन 4,000 करोड़ का नुकसान होगा। पहले हमें वैट एक्साइज के रूप में इंडस्ट्री से जो बद्दी में लगी है, पौंटा में लगी है, 4,000 करोड़ रुपया राज्य के खजाने में आता था। नहीं, जीएसटी लगने के बाद वो महज 150-200 करोड़ रुपया रह गया। तो भारत सरकार ने उसका आंकलन किया, 3200 करोड़ रुपया दिया। जी 13,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को जीएसटी कंपनसेशन का जून 2022 में मिला। ये मैं नहीं कह रहा, आरटीआई डाल देना। 47,000 करोड़ और 13,000 60,000 करोड़ रुपया उनके पास, हमारे पास एक्स्ट्रा, उनके पास एक्स्ट्रा मिला। हमको सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया मिला आरडीजी का। 16 फाइनेंस कमीशन ने आरडीजी 2026 से 2031 की बंद कर दी। ठीक है, हम सरकार बढ़िया चला रहे हैं। पे की बात की आपने जी, एक भी डिपार्टमेंट बता दे जहां पे बंद होगी। एचआरटीसी की है, एचआरटीसी कारपोरेशन है, हम उनको ग्रांट देते हैं। हर साल हम 700-800 करोड़ रुपए की ग्रांट देते हैं। ग्रांट का मतलब हम अपने खजाने से एचआरटीसी को पैसा देते हैं। और एचआरटीसी जो बसों के किराए से अपना पैसा कमाती है वो सरकार नहीं लेती, वो भी 60-70 हजार करोड़ रुपया किराया कमाती है। 3,000 बसों के लिए हम 5 साल में 8,000 करोड़ देती है। इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ तो मैंने बोला ये कैसे चलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब हम आरटीआरटीसी की जो ग्रांट, हम उसमें कमी आती है तो स्ट्राइक करते होंगे जी। कभी ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी के समय तो 3-3 महीने पे नहीं मिलती थी जी, हमारे होता, लेट हुआ, कभी 15 तारीख को मिल गई, कभी 20 तारीख को मिल गई। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और हमारा, मैं ये कहना चाहूँ, पे नहीं मिलती। हमारे समय कभी भी पे बंद नहीं हुई एम्प्लॉयज की। फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन में जब ट्रेजरी को सेटल करना होता है तो एक बार जरूर 5 दिन के लिए ट्रेजरी को हमने बंद किया था, क्योंकि पिछली जो ट्रेजरी का हिसाब था वो ठीक नहीं था। आज तक मैं कहता हूँ, और किसी एम्प्लॉयज को घुराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आरडीजी तो बंद कर दी, हाथ तो बांध दिए, लेकिन हमारी सरकार बेशक किसी प्रकार की, किसी की पे नहीं बंद होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी की पेंशन बंद नहीं होगी। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश हमारी नीतिगत फैसलों से, व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनेगा, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आज ही बल्कि जयराम ठाकुर जी भी थे तो उन्होंने एक बात कही कि 15 या 16 तारीख को शायद प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं और 1,500 रुपए का फिर दोबारा जो है वो फॉर्म भरने की आप तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सच है? क्या दोबारा कोई ऐसा स्टेप आप ले रहे हैं, या चरणबद्ध तरीके से, जैसा आप हमेशा बोलते रहे कि हम चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को जो है वो पैसा देंगे, क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपने की है? क्योंकि इस बात को लेकर बहुत लोग, बहुत महिलाएं ये चाहती हैं कि उनको वो 1,500 रुपए मिले। फैक्ट्स को ठीक करना चाहिए। और पिछली बार भी मैंने बोला, पहले तो जयराम जी को फोबिया रहता है कहीं मेरे को प्रतिपक्ष के नेता से ना हटा दिया जाए। 5 गुट है ना बीजेपी के जी, वो तो उसमें फोबिया रहता है। तो वो कभी कहते कि आज ये आ रहे हैं 1,500 रुपया देंगे, कल वो आ रहे हैं 1,500 रुपया देंगे। इस फोबिया में नहीं जीना चाहिए जी। हमारी मंशा अच्छी है, जब इंटेंट गवर्नमेंट की अच्छी हो, हम इंटेंट से काम करते हैं। तो 1,500 हमने 5 साल की गारंटी के अंदर देने हैं। सरकार कोई 5 साल के लिए बनी है। बिल्कुल। सबसे पहले हमने किन लोगों को दिया? लाहौल स्पीति की महिलाओं को दिया, मैं खुद गया वो। जी, मुझे पता। पांगी की महिलाओं को दिया, कुपवी की महिलाओं को दिया। जी। और 1,500 नहीं, साल का 18,000 रुपया दिया। मोदी जी किसान सम्मान निधि का सिर्फ 6,000 रुपया देते हैं, हम 18,000 रुपया दे रहे हैं। और किन्नौर की महिलाओं को दिया। जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी हम 1,500 देंगे। लेकिन ये फोबिया काहे का कि प्रियंका जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने आपदा प्रभावित समय एक स्कूल का दौरा किया था, उस स्कूल को बनाया था, बिल्कुल डैमेज हो गया था, उसका उद्घाटन करने वो आ रहे हैं जी। 1,500 की बात तो मेरे को इन्हीं से पता लगती है। टेंशन में रहते हैं जयराम जी, तनाव में रहते हैं। और बीजेपी तो आपको पता नहीं कि, सच्चाई बताऊं, बीजेपी का क्या पता। रमन सिंह जी को उन्होंने स्पीकर बना दिया तो इनका क्या पता कौन सा नंबर आ जाएगा। सच्चाई है, 3 बार के मुख्यमंत्री को बनाया ना।
तो वो उनको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा सीएम को गाली दूंगा, जितना ज़्यादा सीएम के ऊपर अटैक करूंगा, मेरी लीडरशिप को उभर के आएगी। आप लीडर हैं, उभारने की जरूरत नहीं है, रोज ही अखबार में आप बोलिए। ऐसे ही बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं अखबार में, क्यों बोलते हैं? शांता कुमार जी ने भी बोला कि इतना ज़्यादा क्यों बोलते हैं वो प्रेस में। वो इसलिए बोलते हैं कि वो तनाव में रहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तो वो बयानबाजी करता है, तो बयानबाजी होती रहे। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आपने एक योजना चलाई है भांग उगाने की, जिससे कहीं ना कहीं जितना बागवान है या किसान है उससे कुछ रोजगार उत्पन्न कर सके, परंतु उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं। तो क्या उसकी सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स कर रहे हैं, और ये जो है आम किसान इसको कब तक जो है अवेल कर पाएगा, कब ऐसा होगा कि वो इसको ग्राउंड पे जो है वो रियलिटी में देख पाएगा? क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा हिमाचल का तो होने वाला है, ये तय है। देखो, चर्स और गांजे में अंतर है जी। ठीक है। तो अब भांग अपनाने की जो योजना की आप बात कर रहे हैं, किसान की कल्टीवेशन अलग है जी। और मेडिसिनल कैनबिस की अलग है। जी। मेडिसिनल कैनबिस के लिए हमने कैबिनेट ने पास किया कि हम मेडिकल कैनबिस के लिए जो अप्लाई करेगा उसकी रेगुलेशंस हम करेंगे। पहले तो टर्नओवर चाहिए 100 करोड़ रुपए का, और 2 करोड़ रुपए उसकी साल की लाइसेंस फीस है। और भांग जो है ना, ये अपने आप उग जाती है हिमाचल की। जी बिल्कुल। अब किसान भी कई उगाते हैं, जो हमारी सिराज वैली है, इन वैलीज में भांग उगाते हैं। उसको हमने रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज लाई है, और हम चाहेंगे कि हमारी जो कैनबिस की जो मेडिसिनल पॉलिसी है उसमें मैन्युफैक्चर भी यहाँ हो, उसकी मेडिसिन भी यहाँ बने, और उसके सप्लाई का भी पूरा रेगुलेशन बनाए, वो बनाया है। उसमें अगर कोई कमियां होगी, उत्तराखंड ने पहले बनाई हुई है जी, तो अगर कोई कमियां होगी तो उसमें सुधार करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, जो आपने उसमें एक अनुदान राशि, एक अमाउंट रखा है कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी जो है वो जमा करनी पड़ेगी अगर कोई एंटरप्रेन्योर इस काम को करना चाहता है। इनिशियल अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो 2-4 करोड़, अगर 5 करोड़ किसी के पास है तो वो स्टार्टअप नहीं करेगा। छोटा किसान या छोटा बागवान कैसे करेगा? छोटा किसान तो पर बीघा के हिसाब से कर रहा है, 2,000 रुपया पर बीघा, 3,000 रुपये पर बीघा, जो इंडस्ट्रियल के लिए काम आएगी जी, कपड़े बनाने, ये उसके लिए करेगा। अच्छा मुख्यमंत्री जी, जेनजी आपने एक शब्द सुना होगा, ये बड़े कम समय में बहुत ज़्यादा नाम जो है वो इस नाम ने कमाया है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, युवा शक्ति जितनी भी अभी है वो अपने आप को जेनजी कहलाने में ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा स्ट्रांग मानती है। आपको क्या लगता है कि हिमाचल का परिवेश इस चीज़ के लिए तैयार है? क्योंकि एक पुराना एक राजनीति का एक सिस्टम था जो जेनजी बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करती। क्या लगता है कैसे समावेश जो है वो आप इन दोनों को देखते हैं कि किस तरह से ऐसी नीति हो, या किस तरह से आप भी, क्योंकि आपका भी एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी रहे हैं आप, तब से आपने युवा लड़कों को देखा है। आज का जो जेनजी है वो बिल्कुल अलग तरह का आपने एक्ट करता हुआ देखा होगा, तो उनका जो है वो आप लोगों के साथ में कभी ना कभी तो युवाओं को आपको अपने साथ लाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि कैसे आप लोग उस जेनजी जो तबका है उसको आप अपने साथ समावेश करेंगे? देखिए, जेनजी को समावेश करने की जरूरत नहीं है जी। हमारे समय लैंडलाइन फ़ोन लगाने के लिए काफ़ी समय लगता था। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया, वो सब समझते हैं जी। वो समाज के एक ताकत है, क्योंकि जो बार बार कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो जेनजी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। उनकी सोच है कि जब कोई चीज़ गलत होती है, उन्होंने तो कोई एमएलए नहीं बनना, कोई मंत्री नहीं बनना, कोई विधायक नहीं बनना, उनकी सोच है कि ये सोसाइटी में गलत हो रहा है, इस सोसाइटी में गलत हो रहा है और इसको हमको आवाज़ उठानी चाहिए। जी। तो वो उसको आवाज़ उठाते हैं, और जिस भी राज्य में गलत होगा उसमें आवाज़ उठाने का अधिकार तो लोकतंत्र में हमारे देश को पहले से मिला है। प्राचीन काल से हमारी विचार बड़े आज़ाद विचारों के हम लोग थे जी। इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो अपने विचार रखते हैं, अच्छी बात है। और उन्होंने देखा कि नीट का पेपर लीक हुआ, विपक्ष की बात सुन नहीं रहा, तो देश के युवा खड़े हुए। देश की आज़ादी में भी उस समय के जेनजी खड़े हुए थे जी। और आज वो खड़े हुए हैं।
पर मुख्यमंत्री जी, एक सबसे बड़ी समस्या रोजगार तो वहीं खड़ी है, परंतु जब हम रोजगार की बात करते हैं तो अब आज का जो युवा है वो कभी भी अब सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाना चाह रहा। कोई ऐसा नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल है, जैसे हमारे समय में हम लोग सबसे पहले सुनिश्चित करते थे कि सरकारी नौकरी मिले, परंतु जो अब का युवा है वो अपने स्टार्टअप्स के लिए करता है। उसके लिए आप क्या इस तरह की मदद जो है वो आम युवाओं के लिए, जो नया तबका है जो अपना स्टार्टअप करना चाहता है, उनके लिए आप क्या योजनाएं बना के ला रहे हैं? देखिए, युवा की सोच के अनुसार वो अपना स्टार्टअप खुद बना रहे हैं। हमने बोला कि आपने युवाओं ने अगर सोलर पैनल लगाने हम 4% इंटरेस्ट पर देंगे, लेकिन उन लोगों की अपनी सोच है, अपने तरीके से सोचते। पर हिमाचल के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, आज भी हिमाचल का युवा सरकारी नौकरी को प्रेफरेंस देता है, अपने गांव में रहना चाहता है, सरकार में रोजगार चाहता है और कंटेंटेड है, मतलब संतुष्ट है। हिमाचल के सभी लोग संतुष्ट हैं जी। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में संतुष्टि की कमी है, बिल्कुल संतुष्ट है। एक नौकरी मिल जाती है, सोचता मैं अपना समय व्यतीत कर लूँ, आराम से रहूँ, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करता। आपने हिमाचल के जो उद्योग की दुनिया में भी गया है, वो भी अपने उद्योग से संतुष्ट है, ज़्यादा नहीं है भागदौड़। सबसे पहले अपनी लाइफ को देखते हैं, फिर उसके नाम दूसरे नंबर पर पैसा उनका है कि अपना उतना पैसा कमाना है ताकि कोई उनका शोषण ना कर सके। कोई बड़ा भागदौड़ नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो हिमाचल के युवाओं की और हमारी संस्कारों और संस्कृति की सबसे बड़ी देन इस प्रकृति ने हिमाचल को दी है, वो संतुष्टि है। पर मुख्यमंत्री जी, जब हम कहीं ना कहीं हिमाचल की बात करते हैं और हिमाचल के विकास की बात करते हैं, वहीं हम आपदाओं को भी देख रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे अगर हम विकास करने की बात करेंगे तो आपदा तय है, और आपदा से बचेंगे तो विकास रुक जाएगा। उन दोनों को आप बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप अगर शिमला को ही देख लें, 4.5 मंजिल, 5-5, 6-6 मंजिला भवन यहाँ पर बने हुए हैं, और जबकि हम सिस्मिक जोन 5 और 6 में आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम रेड जोन में फॉल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो भी जरूरी है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको लगता है कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या तरीका जो है वो आप लोगों ने निकाला है? दो बातें आपने कही है। सेस्मिक जोन में जो डेंजरस जोन है वो हमारा एक पार्ट है जी। ब्रिटिश काल में हिमाचल प्रदेश में हम नहीं कह रहे, सचिवालय 8 स्टोरी बना, रेलवे बोर्ड बिल्डिंग 6 स्टोरी बनी जी। ये पता नहीं किया कि 4 से 5 बड़ी मंजिल बिल्डिंग को हम नहीं बनाना चाहते। हमें वर्टिकल जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बात है, बिल्कुल। आपदा से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपदा जो आई है वो क्लाउड बस्टिंग के कारण आती है। बिल्कुल। हिमाचल तो उस आपदा के लिए तैयार हो गया, और जब हमने आपदा से निपटा तो वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी प्रशंसा की। नीति आयोग भारत बीजेपी की सरकार का है, उसने भी हमारी प्रशंसा की। अब जो आपदा जो है क्लाइमेट चेंज का असर है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, आज हमने फेस किया है, उत्तराखंड फेस करेगा, पूरा हिंदुस्तान फेस करेगा, ये सच्चाई है। और इसमें अब किस प्रकार इससे निपटना वो अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन वर्टिकल जाना और हॉरिजॉन्टल काम करना ये अलग चीज़ है। और हॉरिजॉन्टल आपने बिल्डिंगें बना दी कि 3 स्टोरी से ऊपर नहीं होगा। अंग्रेज यहाँ 8 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं, और हमारे यहाँ स्ट्रक्चर इंजीनियर आके अगर ये एडवाइस कर रहे हैं कि हम 3 स्टोरी या 4 स्टोरी की बिल्डिंग बनाएंगे, हाई कोर्ट की हमारी 10-12 स्टोरी की बिल्डिंग बन गई है। तो हम तो वर्टिकल जाना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ स्टेटा हार्ड होगा वहाँ वर्टिकल जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और ग्रीन एरिया कवर होना चाहिए। अभी मैंने एक फैसला किया कि एक एरिया नो कंस्ट्रक्शन जोन बना दिया शिमला का। ये जो हमारा रिज से ऊपर का जितना भी इलाका है जी। रिज, लक्कड़ बाजार, संजौली के एक पॉकेट है हमारी जी। उसको हमने नो कंस्ट्रक्शन जोन बना दिया, क्योंकि कई लोगों ने प्लॉट खरीद रखे ग्रीन एरिया पर वो घर नहीं बना सकते। हम उनके प्लॉट भी सरकार खरीद लेगी जी। वो अब वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। उसकी नोटिफिकेशन अभी होगी, लोगों से अभी कैबिनेट ने अभी पास किया। तो सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग से हम शहर डेवलप करें, वो अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। आपदा का इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा मुख्यमंत्री जी, पुराना किसान और बागवान जो 1970 से पहले का था और नौतोड़ भूमि के इंतजार में बैठा है,
क्या उनके लिए कोई ऐसी आपने राहत की है जिससे उन लोगों को एक स्थायी जो है वो मिल सके कहीं ना कहीं सॉल्यूशन? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों का ये रहता है कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं इस काम को कर देते तो वो लोग कहीं ना कहीं निश्चिंत हो जाएंगे इस बात के लिए कि उनको एक अपनी स्थायी भूमि मिल गई, जो अभी तक भी अटकी पड़ी है। बहुत सरकारें आई, बहुत चली गई, परंतु उनका कोई स्थायी समाधान जो है वो नहीं हुआ। हम तो समाधान निकालने वाले हैं। पोंग डैम विस्थापितों को हिमाचली सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आती थी, हमने वहाँ भी उनको ज़मीन उपलब्ध करवा दी जी। और हमारी सरकार आने वाले समय में एक निर्णय करने जा रही है। अभी तो मैं उसके बारे में कानूनी पहलुओं पर जांच कर रहा हूँ। कानूनी पहलू जांचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचने वाले हैं कि जिसके घर के पास कोई एक बिस्वा 2 बिस्वा जगह दबी है, उसने अपनी क्यारी लगाई है, तो उसके बदले अगर वो ज़मीन देना चाहता है या लीज पर देना चाहता है, हमारी सरकार उस पर कार्य करती है। पहली बार इतिहास में पट्टे बांधेंगे। जो पोंग डैम विस्थापित है जी, उसमें सबको मैं खुद पट्टे बांध के आया। उनकी आंखों से आंसू निकल गए कि हमारा हिमाचली सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, कि हम हिमाचली होने के बावजूद भी। तो इसलिए ये सब योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। और विस्थापित होते हैं हिमाचली, हम विस्थापित हो रहे हैं हिमाचली, उनको राइट नहीं मिलते और फायदा उठाते हैं भारत सरकार हमारे पानी से। हम उस संदर्भ में की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आप 2 चीज़ों के लिए पूरे भारतवर्ष में आजकल बहुत चर्चित हैं। एक तो आपकी सादगी के लिए कि आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। जब आप मिंजर के मेले में गए थे तो वहाँ पर नाई की दुकान में बाल कटवाते दिखे गए। दूसरा, मुख्यमंत्री 28 राज्यों के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। ये 2 बातें बहुत ज़्यादा चर्चित कर रही हैं आपको पूरे भारतवर्ष में। आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? पहले तो आपका क्वेश्चन दूसरा वाला गलत है। एडीआर ने नॉर्थ इंडिया के मुख्यमंत्री की बात की, बड़ों के मुख्यमंत्री की बहुत बहुत है, मुझे उस पूरे हिंदुस्तान में ना जोड़ो जी। नॉर्थ इंडिया के जो मुख्यमंत्री, उसमें मेरी आय का किया। 20 साल पहले जो मेरी आय थी ना जी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उसकी वैल्यू ऐड होगी। जो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जो मैंने एक शिमला में अगर एक प्लॉट मैंने कभी 10 लाख का खरीदा, उसकी कीमत आज 2.5 करोड़ हो गई है, क्योंकि उसमें बिल्डिंग बन गई 3 करोड़ हो गई, वैल्यू ऐड हुई है। जो मैंने 94 में खरीदा, 30 साल बाद उसकी वैल्यू ऐड करके उसको एडीआर में लगाया जी। 20 साल पहले जो एफिडेविट में था। कुछ पैतृक जगह होती है जो कीमत 800 रुपये में मिलती थी, वो अब महंगी मिलती है। 8-8 लाख, 10-10 लाख। विकास नगर में 1000 रुपया बीघा जगह मिलती थी, हम जब रहते थे ना, तो उसमें रहते। अब उसकी कीमत खरीद नहीं सकते। शिमला में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन की कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट के लिए, 2300 करोड़ रुपये अपने बांट दिया जी। हम जयराम ठाकुर जी की तरह ड्रीम नहीं देखते कि मंडी में बल में बनेगा, हमने कर भी दिया जी। एक परिवार था, बहुत गरीब था, उसकी जगह थी, उससे 50 बीघा जगह के हमें 100 करोड़ रुपया देना पड़ा। हिमाचल में लैंड की कीमत बहुत बढ़ी है कोरोना के बाद। क्यों बढ़ी है? हिमाचल में जो 100% अगर आप लैंड मानते हो, उसमें 68% फॉरेस्ट लैंड है। 5% लैंड जो है, जो नदियां हमारी 5 बहती है और डैम बने, वो होगी। तो 32 में से 5% और घटा दो जी। तो 27% लैंड है। कोरोना काल में जो लोग हिमाचली बाहर गए थे, उन्होंने यहाँ लैंड खरीदना स्टार्ट कर दी। इतनी कीमत लैंड की बढ़ी है कि शिमला में अगर 1 बीघा खरीदना हो तो 2 करोड़ रुपया लगते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बनाई जी। वैल्यू ऐड हुई है। और मैं कभी सत्ता में नहीं रहा जी। मैं तो विपक्ष में ही रहा। यही सबसे बड़ा प्रश्न था कि कभी भी ऐसा नहीं रहे कि आप मंत्री रहे हो या कुछ और रहे हो। और मेरे कई मुख्यमंत्री ने पहले भी जांच की जी। ऐसा नहीं है जी। अगर मैं मेहनत करता हूं और अपनी मेहनत से, मैं कोई सत्ता में रहा हूं, सत्ता का मिसयूज करके मैं तब प्रॉपर्टी बनाता, और वैल्यू ऐड है वो। अब मेरी जो 14 और 20 लाख की प्रॉपर्टी है, वो 3-4 करोड़ की होगी, तो ये वैल्यू ऐड होती रहेगी। बिल्कुल। और इसलिए कहना, पर वो छापा क्यों, ये बड़ी अच्छी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एक छापा क्यों। एडीआर की रिपोर्ट आई, 3-4 मुख्यमंत्री अभी नए नए बने हैं जी। तो उनकी अगर सुखबीर उस समय बादल साहब की प्रॉपर्टी होती, पंजाब में गवर्नमेंट दूसरी होती जी, या दूसरे हरियाणा में गवर्नमेंट होती, तो उनका आकलन करते ना,
मेरे इस समय ये तो एफिडेविट में है, और ये इसी बार के एफिडेविट नहीं है, शुरू से लेकर शुरू से है। वो छापी क्यों? इसके पीछे बीजेपी ने राजनीति की। और दूसरी बात सादगी की बात है, हमारा जीवन ही सादा है। हम पहले नहीं कटवाते थे। मैं सोशल मीडिया बहुत कम देखता हूँ जी, मैं अपना काम ही करता हूँ। एक तो काम से परंतु फुर्सत- बहुत चर्चित हैं इस वक्त आप इस काम चीज के लिए। तो अगर मैंने बाल कटा लिए किसी के पास तो चर्चित अगर हुआ तो मेरा कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे पास पहले पीएसओ भी नहीं था। ये तो मुख्यमंत्री बनने के बाद, और जब मैंने तीसरा चौथा चुनाव लड़ा तो मेरे पास पीएसओ आया। उससे पहले मैंने कभी पीएसओ भी नहीं रखा था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं तो अपनी सिक्योरिटी को खुद कम करना चाहता हूँ। जी, मैं हमेशा शिमला में सड़क पर आपको घूमते हुए मिल जाऊंगा। मैं हमेशा घूमता हूँ। जी। मेरा जीवन, मेरे को घूमने का भी शौक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो हम पहले भी जिन दुकानों में बैठते थे उन दुकानों में जाके कभी हम कुछ चाय पी लेते, कभी समोसा खा लेते, कभी कॉफ़ी हाउस बैठते, यूनिवर्सिटी टाइम में बैठते थे। तो ये हमारे जीवन में जीने की कला है, हम हमेशा बैठते हैं, इसमें क्या है। अच्छा मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कुछ एक अक्षर का वो पूछूंगा रैपिड फायर के लिए, कि जैसे आप कुछ भी अपना, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है उस शब्द को सुनते ही, तो पहले मेरा सवाल रहेगा हिमाचल एक शब्द है, उसको सोचते ही आपके मन में पहला सवाल क्या आता है या पहला जवाब क्या आता है आपको? आत्मनिर्भर हिमाचल और 2032 में सबसे समृद्धिशील हिमाचल। क्या आपको लगता है 2027 का इलेक्शन जो है वो कुछ थोड़ा सा और मजेदार होगा पिछली बार की बजाय? बीजेपी, आज कह दूं मैं, इनके 28 में से 16 एमएलए नहीं जीतेंगे। और ये बीजेपी जो है 28 से भी कम सीटों पर आएगी। ये बहुत बड़ा दावा है सर कि इस दावा मंच नहीं, से- सत्य है, भविष्य के सत्य आए। जी, युवा शक्ति। युवा शक्ति को सबसे ज्यादा रोजगार हम दे रहे हैं, और युवा शक्ति की अपनी सोच है। अब वो पार्टियों में नहीं बंदी करेगी है कि मैं इस पार्टी उस पार्टी का। बीजेपी के कई परिवार के बच्चे भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के कई परिवार के बच्चे भी दूसरों को सपोर्ट करते हैं। युवा शक्ति आकलन करती है, अब तुलनात्मक अध्ययन करती है, उसके आधार पर वोट डालती है। 2027 2027 जो चुनाव होगा, मुझे लंबा रहने की आदत है। विपक्ष। विपक्ष तो बेचारा 5 गुटों में बटा हुआ है। इन्होंने लड़ के ही अच्छा करना अपना इंतजाम, राजनीति। अपनी हिजामत खुद करेंगे ये। जी, अच्छा अगर हम सोशल मीडिया की बात करेंगे, सोशल मीडिया क्या लगता है आपको, क्या उसका सोशल इम्पोर्टेंस है? मीडिया में बीजेपी बहुत सीटें जीत रही है, क्योंकि उनको सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री को उन्होंने पूरा तरह दीप कमल में लोग बिठाए हुए हैं और पूरा चलाया हुआ है। बीजेपी का आप पिछले 1 साल से दिल्ली से डांट पड़ी होगी, नड्डा जी ने डांट दिए होंगे तब काम कर रहे कि तुम ऐसे काम नहीं होगा। जी, तो बीजेपी जो है ना, वो असली बीजेपी नहीं रह गई है। असली और नकली का क्या मतलब क्या आप मानते हैं कि क्या है असली? असली बीजेपी क्या चीज है? असली बीजेपी पहले सत्य पर चलती थी, जो कहती थी वो करती थी। अभी हिमाचल की बीजेपी तो बिकी हुई बीजेपी होगी। ये जो बेचारे बीजेपी के एमएलए हैं वो दुखी होकर कहते हैं यार हमारे को तो अपहरण हो गया है हमारा, हमारे तो जो 9 बिके हुए गए हैं वो चला रहे हैं। रोज उनके लिए नारे लगाने पड़ते हैं इनको। जो सबसे ज्यादा संपदा कमा रहे हैं और सबसे ज्यादा भ्रष्ट है उनके लिए नारे लगाने पड़ रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी पर बीजेपी वाले भी शर्माते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए इतनी बड़ी बात में करना मुझे उचित नहीं लगता। राहुल गांधी हमारे नेता है और सबसे आक्रामक विपक्ष के नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बड़ी बेबाकी से और बहुत शानदार तरीके से अपनी सारी बातों को रखा, और हिमाचल की राजनीति में इसी तरह से आपने लगातार, हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं। आप अगर अंतिम संदेश अगर किसी को देना चाहेंगे आज की युवा शक्ति को या हिमाचल की जनता को, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? युवा शक्ति को हिमाचल की संपदा को पहचानना है। पानी हमारी सबसे बड़ी संपदा है और पानी ही हमको आत्मनिर्भर और हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बना सकता है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और युवा शक्ति जो हिमाचल की है
वो अपनी संस्कृति संस्कारों से बंधी पड़ी है। मुझे खुशी है कि हिमाचल के युवा जहाँ भी मिलते हैं एक संस्कृति और संस्कार हिमाचल का उनमें दिखाई देता है। मैं उसके लिए युवा शक्ति का हमेशा धन्यवाद रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां सीएम साहब के लिए। और मैं अब आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी प्लीज सर आप मंच पर रहें। कुछ समाज सेवी हैं जिन्हें सम्मानित करना है, जो